नमस्कार। आप सबका अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने हमारे अपने YouTube चैनल पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं से संबंधित व्याकरण और सामाजिक ज्ञान, गणित, विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आप सभी के लिए अपलोड किए हैं। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यानी जो भी हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, यानी जो भी वीडियोज़ हम चैनल पर अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और एक विनम्र निवेदन और अपील कि आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क है, जहाँ पर आप सभी विषयों की एक ही जगह पे शानदार तैयारी कर सकते हैं और इस पर सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोडेड हैं। तो आपसे विनती है, गुजारिश है कि हमारे अपने बच्चों के लिए इस वैश्विक कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए घर पर स्कूली वातावरण मिले, उनको कक्षागत वातावरण मिले, इसीलिए हमने ये YouTube चैनल आपके लिए लॉन्च किया है। तो सभी बच्चों को समर्पित है हमारा YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। तो आज मैं पढ़ाता हूँ। मैं स्टेट अवार्डेड टीचर भंवरलाल कुमावत, मूल निवास निमाज, आपके लिए लाया हूँ आज हिंदी विषय का वाक्य। इसका पार्ट थर्ड है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार का होता है, वाक्य के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी भाषा की प्रथम इकाई वर्ण है। भाषा वर्णों से बनते हैं। शब्द यानी वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता से संबंधित, विधेय कर्म और कार्य से संबंधित होता है। अब आगे चलते हैं। वाक्य के प्रकार। वाक्य क्रिया के आधार पे, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। क्रिया के आधार पे हमने कृतवाच्य प्रधान वाक्य, कर्मवाच्य प्रधान वाक्य और भाववाचक प्रधान वाक्य हमने पूर्व वीडियोज में पढ़ लिए। अर्थ के आधार पे विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, भिन्नार्थक, सम्मानार्थक, इस तरह से जो अर्थ के आधार पर बने हैं, आए समझे। निषेधात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, वो हमने पूर्व वीडियो में पढ़ लिए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य का तीसरा भाग, जिससे हम कहते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद किस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे पीछे लिखिए रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार या भेद। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहले हमने क्रिया के आधार पर पढ़ा, यानी क्रिया किस प्रकार व्यवहार करती है। दूसरा अर्थ के आधार पर रचना एक बनावट। जब हम वाक्य लिखते हैं, पूरा वाक्य लिखा जाता है, उस वाक्य में उसकी रचना के आधार पर हम कितने प्रकार के होते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार। ध्यान रखना, कितने प्रकार है साथियों? तीन प्रकार। कौन कौन से तीन प्रकार है वो अब आप नोट कीजिए। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप लिखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझा रहा हूं। तीन प्रकार हैं इसके। इसमें आप ही मेरे पीछे पीछे ऐसी टेबल बना लीजिए। पहले जो कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। आप भी लिखिए, साधारण या सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं इंग्लिश में, साधारण वाक्य। आया समझ? आप भी लिखिए। दूसरा है मिश्र या मिश्रित है, मिक्स्ड। दूसरा है मिश्र भी कह सकते हो या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, आप भी पीछे पीछे नोट करते रहिए।
तीसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। लिख लिया आपने, साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक कर्ता और एक क्रिया हो और एक कर्म हो। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, मैंने आपको समझने बात बताया कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अब आप समझेंगे उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर दिया है। आप देखिए, उसमें उद्देश्य किसको बताया गया है, विधेय किसको बताया गया है, यानी वही एक ही क्रिया, एक ही कारक और एक ही कर्म हो। अब जिसे मैं बताता हूं, अब आप सबसे पहले साधारण वाक्य में लिखिए कि ऐसे वाक्य, लिखिए आप भी आराम से लिखिए। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। लिखिए आराम से कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बनाता हूं आपके लिए, सुनना। राम पुस्तक पढ़ता है। सीधा वाक्य है। क्या लिखा मैंने? राम पुस्तक पढ़ता है। इतना साधारण वाक्य है कि राम करता है, कारक है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता क्रिया है। एक ही कारक, एक ही कर्म और एक ही क्रिया हो, यानी एक ही विधेय। राम विधेय है और पढ़ता है क्या है? इसमें राम के लिए विधेय का कार्य पढ़ता है, करता है, और राम क्या? उद्देश्य। आप लिखिए, वापस देखो, समझ आया? तो इसमें क्या है? राम क्या है? उद्देश्य। ये लिखो, आप भी लिख दो। देखो, राम को क्या बताया गया है? उद्देश्य। और पुस्तक पढ़ता है क्या? इसका विधेय, यानी राम कार्य को करने वाला राम है, यानी राम का उद्देश्य, राम उद्देश्य है। और क्या करता है? विधेय, जो कार्य किया जाता है, पुस्तक पढ़ता है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आया समझ में? तो राम पुस्तक पढ़ता है, उद्देश्य और विधेय बताया गया है। साधारण वाक्य, गीता गांव जाती है, मोहन खेलता है, मेरा भाई प्रशांत पत्र लिखता है। तो मेरा भाई और प्रशांत, मेरा भाई क्या बताया? उसको क्या बताया गया? सर्वनाम, इसको संबंधवाचक सर्वनाम बताया गया है। उसी प्रकार कर्ता भी है। आया समझ में? और उसके साथ में मेरा जो संबंध भी बताया गया है। आया समझ में? पढ़ना क्रिया बताया गया है। ये आपको साधारण वाक्य, और हर कोई एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो चाहे स्कूली एग्जाम में हो, रचना के आधार पर जो बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साधारण वाक्य आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि साधारण वाक्य किसे कहा जाता है। अब अपन दूसरा रूप चलते हैं उसका, मिश्र या मिश्रित वाक्य। जैसे नाम से ही पता चलता है, मिश्रित यानी मिश्रण है। अर्थात ध्यान रखो, मिश्रित वाक्य क्या होता है, इसके लिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप भी लिखिए, सुनना। जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है। यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उसके कार्य को संपादित करने के लिए उसके साथ साथ एक से अधिक उप प्रधान वाक्य होते हैं। अब लिखिए, आप भी मेरे पे परिभाषा लिखिए, मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं। अब आराम से लिखिए कि जिस वाक्य में, लिखा, आप भी लिखिए परिभाषा मिश्रित के लिए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या अधिक आश्रित
उपवाक्य हो। समझ आ गया होगा। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें एक वाक्य तो प्रधान उपवाक्य हो, कितना, एक, ध्यान रखना ये लिख रहा है लाइन में, एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होने चाहिए, प्रधान और आश्रित, ध्यान रखना। तो उसे क्या कहते हैं हम, मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि भी ये प्रधान उपवाक्य क्या होता है। अब आप लिखिए, इसमें पूरा डिटेल बता रहा हूं मैं आपको, आराम से लिखिए। प्रधान उपवाक्य, इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए आप, धीरे धीरे बता रहा हूं, समझा समझा के आप भी लिखिए कि जिसमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय हो, वो क्या कहलाता है, प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनना आप लिखिए। जैसे देखो, प्रधान उपवाक्य की पहले परिभाषा लिख लीजिए। जो उपवाक्य है, लिखिए आप, प्रधान या प्रधान कहो चाहे मुख्य कहो, प्रधान मैं कोष्ठक के अंदर लिख दो, या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय, प्रधान या मुख्य कहो, उद्देश्य व मुख्य या प्रधान विधेय, यानी मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो। ध्यान रखना, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो। अब मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। देखो उदाहरण लिखिए आप, क्या बताया मैंने, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ये वाक्य मैंने बनाया आपको, गांधी जी ने कहा, ये क्या है, प्रधान वाक्य। अब इसी वाक्य को क्या कहा, यानी इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए दूसरा वाक्य है सदा सत्य बोलो। तो एक तो प्रधान उपवाक्य है, और गांधी जी की बात जो आश्रित है उस पर सदा सत्य बोलो, वो आश्रित उपवाक्य है। इसमें दोनों वाक्य है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि प्रधान मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय क्या है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं जो बता रहा हूं, वाक्य है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो इसमें जो प्रधान है वो है गांधी जी ने कहा, और उपवाक्य है सदा सत्य बोलो। यानी इसमें अब आप लिख सकते हैं कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है और इसका उप प्रधान वाक्य कौन सा है। तो इसमें ये मैं बताना चाहता हूं कि जो वाक्य मैंने बताया है, प्रधान उपवाक्य है गांधी जी ने कहा, ये क्या है भाई, प्रधान उपवाक्य। आप भी लिख लीजिए कोष्टक में, यानी जो पहले है मुख्य कार्य होता है, जो मुख्य उद्देश्य और विधेय है, वही प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत आता है। अब आप लिखिए इसका क्या है, आश्रित उपवाक्य। आप भी लिखिए आश्रित उपवाक्य। इसमें क्या लिखा पहले में हमने, कि जो वाक्य प्रधान यानी मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना है, वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य होता है जो प्रधान पर आश्रित हो। बहुत अच्छा है, लिखिए जो उपवाक्य प्रधान पर आश्रित हो, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, कि ऐसा वाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर क्या हो, आश्रित हो, उसे हम आश्रित उपवाक्य। जो प्रधान, जैसे देखो गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो जो सदा सत्य बोलो इस पर आश्रित है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य। आप लिख लीजिए आश्रित उपवाक्य, इसको कोष्टक मत में, ताकि आपकी समझ में आ सके। जब भी आप अपनी नोटबुक देखो तो समझना चाहो कि मिश्र और मिश्र में सर ने कौन सा एग्जाम्पल बताया। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो गांधी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है, और सदा सत्य बोलो आश्रित उपवाक्य है। ऐसा समझे, ये आपको जो इस पर आश्रित वाक्य जो है प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है। अब इसके प्रकार सुनना, आश्रित होते हैं उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके 3 भाग हैं। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, लिखिए आप भी। दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया
विशेषण उपवाक्य। आप भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि संज्ञा उपवाक्य, इसका आगे लिख दो, आपको पता पड़ जाएगा। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया उपवाक्य। ठीक है ना? अच्छी तरह समझ में आ रहा है आपके कि मैं क्या कहना चाहता हूं। संज्ञा क्या होता है, ध्यान रखना, जिसमें जो संज्ञा से शुरू होता है, किस संज्ञा से शुरू होता है, ध्यान रखना। जैसे सदा सत्य बोलो, क्या है संज्ञा, यानी ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा से शुरू हो। ध्यान रखना आप, जो शब्द संज्ञा से शुरू हो, ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा से शुरू हो, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि उपवाक्य की संज्ञा, जो उपवाक्य सदा सत्य बोलो, किसने बोला, गांधी जी ने। गांधी जी के लिए सुनना, प्रधान वाक्य के लिए जो संज्ञा का कार्य करता है, उसमें जो वाक्य होता है संज्ञा उपवाक्य होता है। अब देखो, विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला हो, वो वाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे देखो, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। देखो क्या बताया मैंने, जो विद्वान होते हैं, लिखो आप भी, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। जो विद्वान होते हैं, तो विद्वान क्या शब्द है भाई, विशेषण है। इसकी जगह क्या है, उनका सभी आदर करते हैं, उनका, तो विशेषण शब्द आ गया है, इसीलिए विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तीसरा क्रिया विशेषण, यानी प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता, जो प्रधान की क्या क्रिया की विशेषता बताता हो, क्रिया की विशेषता बताता हो। समझ में आ गया होगा। जो प्रधान वाक्य है, उपवाक्य, उसमें जो क्रिया लगाई गई है उसकी विशेष, जैसे देखो, यदि राम परिश्रम करता, लिखिए आप उदाहरण लिखिए, यदि राम परिश्रम करता, समझो आप सेंटेंस को, यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो क्या, परिश्रम करना, यानी परिश्रम मेहनत का क्रिया शब्द है, तो इसकी क्या बता रहा, विशेषता बताता, यानी क्रिया, यानी परिश्रम कर लेता तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। ये जो बताया गया है आश्रित उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है। और आजकल प्रश्नों का ट्रेंड बदल गया है, ऐसे बताएगा कि किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य, तो आपको बताना है संज्ञा से शुरू। जैसे देखो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो सदा गांधी जी संज्ञा शब्द है, सदा इसके साथ इनके हिसाब से ये, तो संज्ञा उपवाक्य हो गया। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम विशेषण बता, जैसे जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, तो प्रधान शब्द में विद्वान है, उनका इसकी जगह इनकी विशेषता बता दी गई है। ठीक है। क्रिया विशेषण जो प्रधान शब्द में क्रिया है उसकी विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो परिश्रम करना क्रिया है प्रधान वाक्य की, इसकी विशेषता क्या, यदि परिश्रम करता तो क्या होता, वो उत्तीर्ण हो जाता। तो इसकी विशेषता बताने के लिए जो किया जाता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब आप तीसरा लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पहला हमने बता दिया, क्या बताया, साधारण वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, और अब चल रहा है अपना तीसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। इसको सीधी सरल भाषा में बताना चाहता हूं कि जिस वाक्य में, सुनना, एक से अधिक साधारण वाक्य हो, प्रधान या उपवाक्य हो, और संयोजक से जुड़ा हो, तथा, और, या, परंतु, किंतु, अथवा, एवं, ऐसा इन, बल्कि, अतः, इन वाक्यों से बनाने में योगदान लेते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा लिखिए मेरे पीछे पीछे, मैं बता रहा हूं, लिखो। जिस वाक्य में, आराम से लिखिए आप, जिस वाक्य में, लिखिए आप,
दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, जो हमने सबसे पहले रूप में पढ़ाया वाक्य का साधारण प्रकार। तो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य, समझ गए आप? यानी ऐसा वाक्य जिसमें साधारण भी हो एक से अधिक और मिश्रित भी हो, क्योंकि प्रधान उपवाक्य होंगे तो मिश्रित हो जाएगा। या समानाधिकरण उपवाक्य या लिखिए आप समान अधिकरण यानी समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द, ध्यान रखना मैंने क्या बताया सब, संयोजक शब्द क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। तो संयोजक शब्द कौन कौन से हैं आप भी लिख लीजिए। तथा, इसको हम यहाँ लाइन से अलग कर लेते हैं। तथा, एवं, और, या, परंतु, अतः, आप लिखते जाइए। किंतु, लेकिन, ये शब्द है जो मैं लिखवा रहा हूं। तथा, एवं, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, ये शब्द क्या है? संयुक्त शब्द, यानी दो शब्दों को जोड़ने में, दो वाक्यों को जोड़ने में इन शब्दों का प्रयोग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समानाधिकरण होता है, समझे? बल्कि संयोजक शब्द से जुड़ा हो, आए समझे? अब आप जैसे देखो, एक उदाहरण लिखा रहा हूं। भरत आया, लिखिए आप भी। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। दोनों प्रधान उपवाक्य, भरत आया ये भी प्रधान उपवाक्य, भूपेंद्र चला गया ये भी प्रधान है। लेकिन इन दोनों वाक्यों को, सरल वाक्यों को, जो साधारण वाक्य इसके बीच में संयोजक हमने कौन सा लगा दिया? किंतु। ये संयोजक शब्द क्या होते हैं? दो वाक्यों को, जैसे भूपेंद्र आया या भरत आया या भूपेंद्र चला गया या भरत चला गया, इसमें आपको सीधा देखना है भरत आया ये अलग वाक्य है, भूपेंद्र चला गया ये अलग वाक्य है। तो दो वाक्यों को हमने संयोजक शब्द किंतु से जोड़ा, तो ये क्या बन गया? हमारे संयुक्त वाक्य बन गया। क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। समानाधिकरण शब्द क्या है? ये देखो लिखा मैंने, यानी कि ऐसे उपवाक्य हैं जो प्रधान और आश्रित दोनों में एक समान रखते हैं, समानता रखते हैं, उन्हें हम क्या कहें? समानाधिकरण वाक्य कहते हैं। दोनों जो प्रधान वाक्य और उपवाक्य दोनों में समानता हो उसे समानाधिकरण शब्द कहते हैं। तब आपको क्या करना है? इसको किस प्रकार करना है? उद्देश्य विधेय के आधार पे आपको साधारण वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, मिश्रित वाक्य जिसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य जो जिसमें उद्देश्य यानी मुख्य विधेय से बना हो या प्रधान उद्देश्य और प्रधान विधेय से बना हो, आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो। तीन प्रकार का होता है। संज्ञा उपवाक्य नहीं लिखा, लिख लो, यानी जो प्रधान वाक्य में संज्ञा शुरू होते हैं संज्ञा शब्द से, उसके स्थान पे जो आता है आश्रित उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो प्रधान शब्द की क्रिया की विशेषता बताता है। संज्ञा के लिए जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो तो सत्य है, गांधी जी के लिए तो संज्ञा शब्द है। क्रिया विशेषण और विशेषण के लिए जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, विद्वानों के लिए आदर, ये विशेषता बताए गए हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता, यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो परिश्रम करता
ये क्रिया है, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि वो उत्तीर्ण हो जाता है। ये इस तरह हमने मिश्रित पढ़ा। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो, या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण यानी आश्रित और प्रधान दोनों समान हो, जो संयोजक शब्द से जुड़े हो, तथा, एवं, और, या, परंतु, अतः, किंतु, लेकिन, बल्कि, ये सदा यानी दो वाक्य। जैसे देखो, राम पत्र लिखता है और सीता खाना बनाती है, दोनों वाक्य अलग अलग है लेकिन दोनों को हमने और से जोड़ दिया है। आया समझे? तो वो कौन सा वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य। इनको हम किस प्रकार आपके वाक्य विश्लेषण के अंतर्गत बता सकते हैं कि साधारण वाक्य का विश्लेषण कैसे करते हैं? उद्देश्य और विधेय के आधार पे। ऐसा उद्देश्य और विधेय के आधार, जैसे आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। देखो, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल, इसको आप देखो उद्देश्य और विधेय कैसे करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं। एक थोड़ा सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछ ले। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। अब इसके अंदर उद्देश्य और विधेय क्या है? तो उद्देश्य के लिए, उद्देश्य में क्या आता है देखो, समझा रहा हूं। उद्देश्य और विधेय लिखने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य में आगरा और इसमें साथ में क्या आएगा? ताजमहल। तो ताजमहल है कर्ता, आगरा है स्थानवाचक, तो कर्ता का विस्तार है। ताजमहल कहां स्थित है? आगरा में। तो उद्देश्य में कर्ता तो हो गया हमारा ताजमहल और कर्ता का विस्तार हो गया आगरा में। विधेय के अंदर क्या है? दर्शनीय स्थल है। क्या है? दर्शनीय। तो दर्शनीय और स्थल है। तो दर्शनीय और स्थल को हम क्या करेंगे? स्थल तो पूरक है और ये दर्शनीय क्या हो गया? पूरक का विस्तार। यानी किसी भी शब्द का जो विस्तार किया जाता है वो उसका विस्तार किया जाए। कर्ता का विस्तार करने वाला कर्ता का विस्तार, क्रिया का विस्तार करने वाला क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार करने वाला कर्म का विस्तार। इस तरह जो किसी भी विस्तार जो भी करता है, क्रिया विशेषण का करने वाला जो विस्तार होता है, इस तरह हम इनको करते हैं। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। मिश्रित कैसे? देखो, सुनील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। सुनील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो सुनील ने कहा, तो वो क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। क्या हो गया? प्रधान हो गया। आश्रित कौन सा? कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। मैं किसके लिए काम आया? सुनील के लिए। तो सुनील कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द। किस प्रकार हो गया? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा देखिए आप, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। तो सफलता के लिए परिश्रम क्या बता रहा है? उसकी सफल होने वाले के लिए क्या जरूरी है? परिश्रम। तो उसकी क्या बता रहा है? विशेषता। तो विशेषण उपवाक्य। तीसरा देखिए, श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। श्याम को गाड़ी नहीं मिली, नहीं मिलना किस कारण से हुआ? समय पर नहीं गया। तो उसका क्या? क्रिया की उसने विशेषता बता दी, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गए। अब तीसरा आगे चल रहा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो कृष्ण कैसा है? साधारण वाक्य, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और क्या है बताइए आप? क्या है? संयोजक शब्द। और राधा नाचती थी, क्या है ये? ये भी साधारण वाक्य है। प्रधान उपवाक्य दोनों अलग अलग हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, सिंगल लिख दो। राधा नाचती थी, सिंगल लिख दो। और दोनों को और संयोजक से जोड़ दो। तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। इस प्रकार जो हमने समानाधिकरण उपवाक्य कह सकते हो, दोनों को प्रधान उपवाक्य कह सकते हो, दोनों को साधारण कह सकते हो, लेकिन और से संयोजक से जुड़ गए तो वो संयुक्त वाक्य हो गए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है वाक्य लिखने का पद कर्म क्या होना चाहिए। सबसे पहले कर्ता आना चाहिए। किसी भी वाक्य लिखो में हमेशा कर्ता आता है। उसके बाद में यदि कोई विस्मय बोधक हो तो उसका विस्मय बोधक आता है। कर्ता, कर्म, क्रिया। इस प्रकार जैसे हम क्या करते हैं इंग्लिश में करते हैं SVO, तो हिंदी में SOV, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। राम पत्र लिखता है, राम करता है, पत्र कर्म है और लिखता क्रिया है। इस प्रकार आप जब वाक्य लिखते हो तो ये भी आपको कर्म ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य शुद्धि किस प्रकार लिखी जाए। तो अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि वाक्य का शुद्ध किस प्रकार पहचान जाता है कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो वाक्य के शुद्ध वाक्य लिखने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।